is दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सोशल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपके सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट से और पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें, क्योंकि ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि पेपर सेकंड में सोशल साइंस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज लोकल मीडिया, मतलब कि स्थानीय संचार माध्यम मीडिया का क्या है। ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताने हैं। तो ऑप्शन ए में लिखा है कि मीडिया रन बाय स्टेट ग्रुप्स इंटेंडेड टू कवर लोकल इशू ऑफ पीपल इन रिमोट एरियाज, मतलब कि राज्य समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम। ऑप्शन बी है कि मीडिया रन बाय नेशनल ग्रुप्स इंटेंडेड टू कवर लोकल इश्यूज ऑफ पीपल इन रिमोट एरियाज, राष्ट्रीय समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम। ऑप्शन सी है कि मीडिया रन बाय लोकल ग्रुप्स इंटेंडेड टू कवर लोकल इश्यूज ऑफ पीपल इन रिमोट एरियाज, मतलब कि स्थानीय समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम। ऑप्शन डी है मीडिया रन बाय इंटरनेशनल ग्रुप्स इंटेंडेड टू कवर लोकल इश्यूज ऑफ पीपल रिमोट, अंतरराष्ट्रीय समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, पूछा गया है ना कि व्हाट इज लोकल मीडिया, तो लोकल मीडिया जो है स्थानीय समूहों द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों के स्थानीय मुद्दों को कवर करने के उद्देश्य से चलाए जाने वाला संचार माध्यम क्या होता है, वही आपका स्थानीय संचार माध्यम उसको कहते हैं, लोकल मीडिया कहेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अंडर द इंडियन फेडरल सिस्टम ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स द यूनियन गवर्नमेंट कैन नॉट मेक द लॉ, मतलब कि भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है। ऑप्शन ए बैंकिंग, ऑप्शन बी कम्युनिकेशन मतलब कि संचार, ऑप्शन सी पुलिस, ऑप्शन डी है करेंसी यानी कि मुद्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पुलिस। ये क्या है, नहीं वाले ऑप्शन है। पूछा गया कि भारतीय संघीय व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्र सरकार कानून नहीं बना सकती है, तो वो है पुलिस। ठीक है, तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, सुनिएगा कि जो बैंकिंग होता है, ये बैंकिंग और संचार, कम्युनिकेशन और करेंसी, ये मुद्रा केंद्रीय सरकार के विषय हैं। और जबकि ये पुलिस, जेल, स्थानीय सरकार, ये क्या है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, सार्वजनिक व्यवस्था और भी बहुत सारी, तो ये सारी चीजें राज्य सूची के विषय में के अंतर्गत आती हैं। और राज्य सूची के विषय में पुलिस पर क्या है, केंद्र सरकार क्या है, कानून नहीं बना सकती है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि द गवर्नमेंट इन इंडिया वर्क्स एट 3 लेवल्स, व्हाट इज दिस प्रिंसिपल कॉल्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है और इस सिद्धांत को संविधान की भाषा को क्या कहा, मतलब क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब कि शक्तियों का बंटवारा, ऑप्शन बी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधि लोकतंत्र, ऑप्शन सी है फेडरलिज्म मतलब कि संघवाद, और ऑप्शन डी है कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब कि जिम्मेदार सरकार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, फेडरलिज्म, संघवाद। भारत राज्यों का जो संघ है जिसे क्या है, संघवाद कहा जाता है। भारत सरकार क्या है, 3 स्तरों पर कार्य करती है और इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में संघवाद कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया है कि पुटिंग आउट सिस्टम रेफर्स टू
एन अरेंजमेंट वेयर इज, मतलब कि दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करता है जिसमें, ये दादन व्यवस्था क्या हो, दादन व्यवस्था मतलब पुटिंग आउट सिस्टम, ये क्या है? अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। देखिएगा, पहले ऑप्शन पढ़ती हूँ, उसके बाद आप लोग आंसर देते रहना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है कि वीवर्स और एनी प्रोड्यूसर फ्रॉम अ ग्रुप एंड टेक अप सर्टेन एक्टिविटीज कलेक्टिवली, मतलब कि बुनकर जो इकट्ठे होकर के परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। ऑप्शन बी, वीवर्स स्पेंड देयर मनी ऑन परचेज ऑफ यार्न एंड सेल टू फिनिश्ड क्लॉथ इन मार्केट, मतलब कि बुनकर जो है सूत खरीदने में अपना पैसा लगाते हैं और तैयार कपड़ों को क्या है, सीधे बाजार में बेचते हैं। ऑप्शन सी है कि द मर्चेंट सप्लाई द रॉ मटेरियल टू द वीवर्स और एनी प्रोड्यूसर एंड रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द लेटर, मतलब कि व्यापारी जो है कच्चा माल बुनकरों को देता है और इसे तैयार माल प्राप्त करता है। ऑप्शन डी जो है बोल रहा है इसमें कि गवर्नमेंट जो है प्रोड्यूसर क्लॉथ फ्रॉम द वीवर्स कोऑपरेटिव्स, मतलब कि सरकार बुनकरों के सरकारी संस्था से कपड़ा लेती है। तो इस क्वेश्चन दादन जो व्यवस्था है वो पहले इसका आंसर बता देती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। देखिए कैसे, जो दादनी व्यवस्था है को ही अग्रिम व्यवस्था भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम अग्रिम व्यवस्था भी कहते हैं, और यह औपनिवेशिक शासन से प्रचलित भी है। और इसमें व्यापारी क्या है, बुनकरों से जो है कच्चा माल दे करके उसको तैयार माल में प्राप्त करते हैं, ठीक है। बुनकर जो है बुनकर को कच्चा माल दे करके उनसे तैयार माल प्राप्त करता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन, मतलब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर कि द मर्चेंट सप्लाई द रॉ मटेरियल टू द वीवर्स ऑफ और एनी प्रोड्यूसर एंड रिसीव द फिनिश्ड प्रोडक्ट फ्रॉम द लेटर, मतलब कि व्यापारी कच्चा माल बुनकरों को देता है और उसे क्या है, तैयार माल प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी रीजन फॉर पीपल इन मैनी रूरल एरियाज टू माइग्रेट ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन, मतलब कि निम्नलिखित में से किन कारण या कारणों से ग्रामीण परिवारों के लोग विशेष मौसमों में पलायन करते हैं, ये आपको बताना है, उसके रीजन बताने हैं। ऑप्शन ए है, जो स्टेटमेंट ए दिया गया है कि सम फैमिलीज थ्रिव ऑन लार्ज एक्रेज एरियाज ऑफ लैंड्स बिजनेस एंड अदर एक्टिविटीज, मतलब कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फल फूल रहे हैं। ऑप्शन जो बी है, लिखा है इसमें कि एग्रीकल्चर लेबरर्स डिपेंड्स ऑन द अदर फील्ड्स फॉर देयर अर्न, मतलब कि खेतीहार जो मजदूर है अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन सी है कि दे कैन नॉट फाइंड वर्क आउट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर, साल के हर एक समय में उन्हें काम नहीं मिल पाता है। और ऑप्शन डी है कि एग्रीकल्चर लेबरर्स गेट पेड वेरी लिटिल फॉर द वर्क दे डू, खेतीहर जो मजदूर हैं वो अपने काम के बदले में बहुत कम पैसा कमाते हैं। और ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, आपको स्टेटमेंट देखना है कि कौन सा सही है। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बी, सी और डी, बी और सी, डी ये करेक्ट होगा। देखिए कैसे, जो मौसमी क्या है पलायन ग्रामीण अर्थव्यवस्था से क्या है जुड़ी हुई है, क्या है, मौसमी पलायन ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है, जिसमें एक विशेष मौसम में क्या है, रोजगार न मिल पाने के कारण जनसंख्या का क्या होता है, पलायन होता है। क्योंकि खेतिहर जो होते हैं ना, ये जो ऑप्शन नंबर ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी जमीनों, व्यापार और अन्य काम धंधों पर फूल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, उनके पास कोई बड़ी बड़ी जमीनें नहीं होती हैं, व्यापार नहीं होता, हाँ ऑल टाइम उनको काम धंधे नहीं मिल पाते हैं। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है गलत हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि खेतिहर मजदूर जो हैं अपनी कमाई के लिए दूसरे के खेतों पर क्या है, निर्भर करते हैं, तो ये क्या स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी है कि दे कैन नॉट फाइंड वर्क आउट ऑल टाइम्स ऑफ द ईयर, मतलब साल के हर एक समय में उन्हें क्या है, काम नहीं मिल पाता है, इसलिए भी वो पलायन कर जाते हैं दूसरी जगह। और स्टेटमेंट डी कह रहा है कि एग्रीकल्चर लेबरर्स गेट
पेड वेरी लिटिल फॉर द वर्क दे डू, मतलब कि खेतिहर मजदूर अपने काम के बदले बहुत कम पैसा कमाते हैं, इसलिए भी वो एक जगह से दूसरी जगह मौसमी पलायन करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। बी, सी एंड डी क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि हु सेड आई कैन नॉट पॉसिबली bear the ideas that the man has got wealth should have the vote dash, or that a man who works honestly by the sweat of the brown day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man। ठीक है, ये आपको एक स्टेटमेंट दिया कि किसने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी दिन भर अपना पसीना बहा करके ईमानदारी से काम करता है और वह वोट नहीं दे सकता है क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। यह स्टेटमेंट किसने कहा है ये आपको बताना है। आपको पीछे ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए है कि महात्मा गांधी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट को कहा है। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता हूं कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वो वोट दे सकता है, लेकिन एक मजदूर जो दिन भर क्या है पसीना बहा करके ईमानदारी से काम करता है वो वोट नहीं दे सकता है क्योंकि उसने क्या है गरीब होने का गुनाह किया है। तो ये स्टेटमेंट किसका था? महात्मा गांधी जी का था। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि द गवर्नमेंट हैज पास्ड लॉज दैट मेक इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन दैट हैव मोर देन डैश वुमेन एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड क्रैश फैसिलिटी, मतलब कि सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो डैश से अधिक महिला कर्मचारी वाले संगठनों के लिए क्रैच सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाते हैं। ये आपको बताना है कि कितने महिलाएं जो होती हैं। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20 और ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 30। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ना कि इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए वैसे ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए 30। ठीक है, जो मातृत्व सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने ऐसे कानून बनाए हैं जहां पर 30 से क्या है 30 से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं, तो वहां पर क्या है बच्चों की देखभाल हेतु क्रेच की सुविधाएं क्या है अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होगा 30 से अधिक महिला कर्मचारी वाले संगठनों के लिए क्रेच सुविधाएं प्रदान करना मतलब अनिवार्य बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर द आइडियाज ऑफ वेलफेयर स्टेट, मतलब कि भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा मतलब कि भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करता है। ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट मतलब कि मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत, और ऑप्शन सी है प्रीएम्बल मतलब कि प्रस्तावना, और ऑप्शन डी है 7th शेड्यूल 7वीं अनुसूची। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के भाग 4 में निहित जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करता है। तो इसलिए ऑप्शन बी क्या है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया कि टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ फंडामेंटल राइट्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उनके द्वारा क्या कहा गया है। देखिएगा कि लिखा है हिंदी में कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों के दोहरे उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स, प्रत्येक नागरिक एक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। ऑप्शन बी है कि इट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट गॉट द पावर टू मेक लॉज, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो
जिसे कानूनी बनाने का अधिकार दिया गया हो। ऑप्शन सी है कि टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट, स्वतंत्र भारतीय राज्य के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में काम कर सके। और ऑप्शन डी है कि टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब कि अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए हो। और पीछे आपके दिए गए हैं ऑप्शंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन मतलब कि सही विकल्प का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ए और बी क्या है? करेक्ट आंसर है। देखिएगा कैसे है, ये ए और बी करेक्ट है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों के दोहरे उद्देश्य प्रदान किए गए हैं, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार की दावेदारी क्या है? प्रदान की गई है। ठीक है, तो इसलिए ए स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। और स्टेटमेंट जो बी दिया है ना कि साथ ही ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी होता है जिसे कानून बनाने का क्या है? अधिकार दिया जाता है। तो स्टेटमेंट बी भी आपका सही है। और गलत जो है आपका ये है, स्वतंत्र भारतीय राज्य के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में काम कर सके और अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों के ये दोहरे उद्देश्य नहीं है। ठीक है, जो है वो ऑप्शन नंबर ए, जो ए और बी जो स्टेटमेंट है आपका करेक्ट है। इसलिए जो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि द पावर ऑफ द जुडिशरी टू strike down laws passed by the parliament to it consider that these are violation of the basic structure of the constitution is called, मतलब कि संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार यदि वह मानती है कि वह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन है तो वो क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जुडिशियल एक्टिविज्म, मतलब कि न्यायिक सक्रियतावाद। ऑप्शन बी ओरिजिनल जुडिशिकेशन, हाँ यहाँ पे गलत है। ठीक है, ये क्या होगा? जुडिक्शन, हाँ जुडिक्शन होगा। मूलभूत क्षेत्राधिकार। ऑप्शन सी है कि जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि न्यायिक पुनरीक्षण। और ऑप्शन डी है कि एपिलिएट जुडिक्शन, अपीलीय जो है क्षेत्राधिकार। जुडिक्शन मतलब क्षेत्राधिकार होता है, तो यहाँ पे ए नहीं होगा। ठीक है, ये गलत दे दिया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या है? जुडिशियल रिव्यू, मतलब कि न्यायिक पुनरीक्षण होता है। संसद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार है अगर वो मानती है कि वह संविधान की क्या है? मूलभूत संरचना का उल्लंघन करती है, तो इसे क्या है? न्यायिक पुनरीक्षण कहा जाता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई द provision of employment as manual scavenger and their rehabilitation act came into force in 1993, मतलब कि हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम जो 1993 में लागू क्यों हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए की है कि द वर्कर्स ऑफ दिस सेक्टर आर एम्प्लॉयड इन नॉन ह्यूमन कंडीशन, इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी जो है अमानवीय स्थिति में काम करते हैं। और ऑप्शन बी है कि दे डिमांडेड हाई वेजेस एंड रिफ्यूज टू वर्क इन मैनी सिटीज, उन्होंने अधिक वेतन की मांग की गई और कई शहरों में काम करने से मना कर दिया। और ऑप्शन सी है कि द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इन दिस सेक्टर डिड नॉट रिक्वायर पीपल टू वर्क इन दिस सेक्टर, इस क्षेत्र में हुई तकनीकी विकास के कारण इसमें लोगों की जरूरत नहीं रह गई थी। और ऑप्शन डी है कि द गवर्नमेंट वांटेड टू प्राइवेटाइज दिस सेक्टर, मतलब कि सरकार इस क्षेत्र का क्या है? निजीकरण करना चाहती थी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मतलब कि हाथ से जो मैला उठाने वाले कर्मचारियों को, मतलब कर्मचारियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 1993 में लागू हुआ क्योंकि यह मानवीय गरिमा के खिलाफ था। यह सफाई कर्मचारी के अमानवीय स्थिति से क्या है? छुटकारा दिलाने हेतु था, क्योंकि इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी जो हैं
वो क्या है, अमानवीय स्थिति में काम करते थे, तो इसलिए ये अधिनियम जो है 1993 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू अफेक्ट इन, मतलब कि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक्ट प्रभावी हुआ। ऑप्शन नंबर ए कि इन 2002, ऑप्शन बी है कि इन 2004, ऑप्शन सी इन 2005 और ऑप्शन डी है कि इन 2006। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इन 2005 में, मतलब कि 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुआ और यह 26 अक्टूबर 2006 को क्या हुआ, लागू हुआ था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तो आज यहीं पे इतने ही क्वेश्चंस थे, मैंने आज का प्रैक्टिस सेट यहीं पे कंप्लीट होता है। और आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड या कोई किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज है सीटेट से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। फीडबैक अपना ज़रूर दिया कीजिए, जिससे मुझे एक आइडिया लग पाए कि किस टाइप के आपके कंटेंट चाहिए और मैं आपको ऐसे ही कंटेंट तैयार करके लाती रहूं। और आप लाइक किया कीजिए, देख तो लेते हैं आप लेकिन लाइक नहीं कीजिए। उससे क्या होता है कि मुझे अप्रिशिएशन मिलता है कि हाँ मैंने कुछ अच्छा आपको दिया है, कंटेंट तैयार किया है, एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं नेक्स्ट क्लास में और भी अच्छा कंटेंट आप लोग के लिए तैयार करके लाऊंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके ही जाए। मिलते हैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस के साथ, अच्छे और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।